95% रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लूज करते हैं इवन इन लॉन्ग टर्म, और वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके वो समझ ही नहीं पाते करना क्या है। और इसी तरीके की इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स मैं बताऊंगा जो आपको 2025 और 6 में बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि आप एक्चुअल रिटर्न बना पाओ। और सच्चाई क्या है वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग के पीछे वो भी समझाऊंगा, ताकि दिमाग खुले आपका। सबसे पहली मिस्टेक, वॉरेन बफे को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना कि भाई वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। वॉरेन बफे ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करी हैं, जिसमें से एक चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्रमोट करना। लेकिन क्या वॉरेन बफे ने कभी अपने स्टॉक्स नहीं बेचे? ऐसा नहीं है। वॉरेन बफे ने सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट इन्वेस्टिंग ट्राई की। बर्कशायर हैथवे जो इस समय पे इंश्योरेंस बेचती है, उस कंपनी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक वॉरेन बफे ने खरीदे। उनकी जो मैनेजमेंट थी उनको डाउन किया, उसकी टेक्सटाइल मील उसको बेचा, और उसके बाद उसका जो पैसा था वो इंश्योरेंस कंपनी में लेकर के आए, जो इस समय पे बर्कशायर हैथवे है। तो सच्चाई ये है कि वॉरेन बफे ने काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट ली है। वो डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट तो करते हैं, लेकिन जिस कंपनी ने उनके लिए पैसा बनाया उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड बेट ली थी और उसको डिसमेंटल करके अपनी वेल्थ जनरेट करी थी। सेकेंड चीज जो वॉरेन बफे के बारे में मिसिंग है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। नहीं, उन्होंने कोको कोला के अंदर स्टेक खरीदा, होल्ड करा, लेकिन टाइम टू टाइम बेचते आए। उन्होंने एक स्टॉक खरीदा था क्राफ्ट हिंज नाम से, जिसको उन्होंने खरीदा और उसके बाद कुछ सालों में ही उसको बेच दिया था। क्यों बेचा था? बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मिंग। इंडियन इन्वेस्टर्स सिर्फ ये समझते हैं कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी काम करती है, बल्कि ऐसा है ही नहीं। इवन वॉरेन बफे आज की डेट के अंदर भी कैश पर बैठे हैं। सो वॉरेन बफे की सारी स्ट्रेटेजीज पहले हमें समझनी चाहिए कि उन्होंने किस टाइम पे कौन से एक्शन लिया, उसके पीछे के रीजन क्या थे, उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये सारी चीज मैं अपने मन से नहीं बता रहा, वॉरेन बफे की बुक के अंदर ये सारी चीज आपको मेंशन खुद मिल जाएंगी वॉरेन बफे के मुंह से। सेकंड सबसे बड़ी गलती स्टॉक मार्केट या पर्सनल फाइनेंस के अंदर ये होती है कि हम सिर्फ उतने एफर्ट लेंगे जितना हमें पैसा बनाना है, और बिल्कुल इसका उल्टा है। शेयर बाजार में ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार मेरा पैसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि आप आए हो बनाने 1,000 के 10,000, 10,000 के 20,000। कभी आप ये सोचो कि भाई मैं 10 करोड़ बना करके जाऊंगा। जैसे ही आप 1,000 से 10,000 बनाने की सोचोगे तो आप बोलोगे कि भाई मल्टी बैगर का है। लेकिन जब आप 1,000 से 10 करोड़ बनाने की सोचोगे तो आप ये सोचोगे एग्जैक्ट प्लान कैसे काम करता है, मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, मेरे को कितने मल्टीप्लाई चाहिए होंगे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर नहीं है, या कोई मुझे सपना बेच रहा है। ये सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं ये सिर्फ तब आएंगे जब आप एक ऐसा नंबर सोचोगे जो आपको प्लान करने पे मजबूर करेगा। अगर आप पेनी स्टॉक में मल्टी बैगर ढूंढने जाओगे तो वो पेनी स्टॉक छोड़ो, जो 1,000 रुपए आपके पास है वो भी गवाओगे। 1,000 से 10 करोड़ बनना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये चीज आपको क्लियर तब होगी जब आप एक्चुअल में प्लान बनाना सीखोगे और सोचोगे कि पैसा काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, इन्वेस्टर्स को ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हैं। इवन काफी सारे फंड मैनेजर ने भी बार बार ओपन आकर के बोला है कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स नहीं समझते वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे डिफेंस फंड के अंदर काफ़ी पैसा गया, पीएसयू में काफ़ी पैसा गया। इवन जो फंड मैनेजर थे उन्होंने बोला कि भाई अब हम फंड में पैसा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। अगर आप कहीं पे पैसा डाल रहे हो और उससे पहले 10 बार उसकी एनालिसिस नहीं करते हो, सही टाइम नहीं चूज करते हो, तो देयर इज अ हाई चांस यू विल लूज योर मनी। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ आप कर रहे हो, ये चीज़ मैंने बहुत करी है। मैंने काफ़ी स्टॉक्स में बहुत पैसा खोया है और कई बार एनालिसिस रॉन्ग होती है एंड इट्स फाइन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने एनालिसिस करी? गलत होना सही होना ये अलग चीज़ है, उससे हम सीखेंगे। लेकिन अगर एनालिसिस ही नहीं करी तो गलत होना या सही होना ये आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उस डिसीजन को। तो इसीलिए खरीदने से पहले एनालिसिस करनी है, खरीदने के बाद नहीं। उसके बाद तो हमें रिव्यू करना होता है। फोर्थ मिस्टेक, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, ये ट्रेडिशनल वे से हट करके है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको वेल्थ बिल्ड करने में। इसका एक उल्टा तरीका भी है कि अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो चांसेस है आप बहुत सारा पैसा लूज भी कर सकते हो। आप इस तरीके से सोचो, आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, तो आप शायद इतनी एनालिसिस ना कर पाओ। इवन 10 कंपनियों को आप ट्रैक भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे खेलने की कोशिश करोगे। लेकिन वहीं पे सोचो आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं और आपको सिर्फ एक कंपनी में वो इन्वेस्ट करना है। वो कंपनी चूज करने में आप कितना दिन और रात लगा दोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपका हर एक चीज स्टेक पर है। यू आर ऑल इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक।
तो आप कितनी ज़्यादा एनालिसिस करोगे। और जब आप एनालिसिस करोगे, मार्केट समझोगे, बिजनेस को समझोगे, तो आपके लूज करने के चांस ऑलरेडी कम हो चुके होंगे, क्योंकि आपने अपना दिमाग मार्केट रिसर्च करी होगी। वहीं पे अगर आपने 10 रुपए लिए और 10 स्टॉक में डाले, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपने या तो वो 10 स्टॉक किसी के मुंह से सुने होंगे तब खरीद रहे हो, या आपने इतने अच्छे से एनालिसिस नहीं करी है। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आप शायद पैसा बना लो, लेकिन शायद उतना नहीं बना पाओगे जितना कॉन्सेंट्रेटेड बेट से बनता है। और ये चीज़ मैंने हर एक इन्वेस्टर के मुंह से सुनी है, जब वो इनिशियली छोटे कैपिटल से शुरू करता है और उसको एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, कि देखो पैसा तो कंसंट्रेशन में ही बनता है। हम वॉरेन बफे की बात हमेशा करते हैं, लेकिन हमारे खुद के देश के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया और ऐसे ना जाने कितने नाम है जिससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं। और इन सब ने या तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, या फिर इतना बड़ा रिस्क लिया है जिससे वो आज इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं। डेफिनेटली सक्सेस स्टोरी आपको दिखती है, फेलियर्स भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो मल्टी बैगर स्टॉक बनाना तो भूल जाओ, क्योंकि मल्टी बैगर स्मॉल कैप में मिलेंगे, और स्मॉल कैप ढूंढना आपको पड़ेगा। कोई आपको आकर के नहीं बताने वाला कि भाई ये नेक्स्ट मल्टी बैगर है।